नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीट पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो गई। नीट पर बहस शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से उठकर चले गए, जिसे लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया। प्रश्नकाल की चर्चा अक्सर संक्षिप्त होती है, लेकिन पता चल रहा है कि नीट को लेकर कितने ही सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। जिस समय लोकसभा में बहस हो रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सुनवाई कर रही थी। सदन में मंत्री जो कह रहे थे और कोर्ट में चीफ जस्टिस जो कह रहे थे, दोनों के कहने में काफी अंतर था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साफ साफ पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि करते रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री इस पर बोलते हुए पेपर लीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पटना में पेपर लीक को शिक्षा मंत्री एनोमली बता रहे थे, यानी मामूली गड़बड़ी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोपी के बयान से संकेत मिलता है कि 4 मई को ही पेपर लीक हुआ था। छात्रों को एक रात पहले जवाब रटवाया गया होगा, लेकिन वे भी इसी एक बात से इतने संतुष्ट नहीं हुए कि परीक्षा रद्द करने का आदेश दे देते। हम आज के वीडियो में तीनों पहलुओं पर बात करेंगे। पहले संसद में क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और तीसरा नीट यूजी के रिजल्ट के विश्लेषण से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या वो किसी घपले की तरफ इशारा करती है। तो शुरुआत हम लोकसभा से करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान से कि 7 साल में पेपर लीक की घटना के एक भी सबूत नहीं हैं। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers? So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. इसी देश में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो चुका है। उसका संबंध भी मेडिकल परीक्षा से ही था। ठीक है कि केंद्रीय मंत्री की जवाबदेही केवल केंद्र की परीक्षाओं तक सीमित है, लेकिन पेपर खरीदकर, सॉल्वर बिठाकर डॉक्टर बना देने का तंत्र पूरे देश में फैल गया है। मंत्री जी को भी पता है कि परीक्षा व्यवस्था की हकीकत क्या है। केवल पेपर लीक ही समस्या नहीं है, और भी कई चीजें हैं। खैर, क्या तथ्य मंत्री जी का साथ देते हैं? मंत्री जी को 7 साल नहीं 10 साल का जवाब देना चाहिए, और 7 साल का भी। 2015 में ही AIPMT प्री मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद कोर्ट द्वारा पेपर कैंसिल कर दिया गया, दोबारा परीक्षा के आदेश दिए गए। यह अरविंद गुणाशेखर का ट्वीट है। लिखा है 2018, 2021, 2022 में NTA ने जो नीट की परीक्षा कराई है, उसमें हुई गड़बड़ियों को लेकर CBI 3 FIR कर चुकी है। इन तीनों वर्षों में पेपर लीक को लेकर FIR हुई है। 2024 के पेपर लीक मामले में FIR को मिलाकर CBI के पास यह चौथा केस हो जाता है। 2018 में CBSE के बोर्ड पेपर लीक होने के बाद CBI ने नीट परीक्षा में धांधली का केस दर्ज किया। CBSE के निदेशक की शिकायत के बाद ही यह केस दर्ज हुआ था। 2018, 2021 और 2022 के केस की मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो साफ है कि यह कितना संगठित हो चुका है। खबरों में सॉल्वर के मॉड्यूल बताए गए हैं। मेडिकल छात्रों को सॉल्वर बनाया जाता है। कई मास्टरमाइंड होते हैं, कोचिंग सेंटर शामिल हैं, और माँ बाप से बात करते हैं कि प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठा देंगे जो आपके बच्चे के लिए पेपर सॉल्व कर देगा। 2019 में CBI ने 2018 में हुई SSC CGL परीक्षा से जुड़े कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। सरकार के अधिकारियों की जांच भी की गई, मगर इस मामले में आरोप तय हुए, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। यही नहीं, लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान नकल विरोधी कानून का श्रेय लेने लगे और पिछली सरकार पर, यूपीए सरकार पर घूसखोरी के दबाव में कानून पास ना करने का
आरोप लगाने लगे। शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा मंत्री से भी यही सवाल है। अगर यूपीए सरकार 4 साल तक निजी मेडिकल कॉलेजों की घूसखोरी के दबाव में कानून नहीं बना पाई, तो मोदी सरकार किसके दबाव में, किन चीजों के दबाव में 10 साल तक कानून नहीं बना पाई? इस साल जब विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया, तब जाकर परीक्षा में नकल रोकने से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 5 फरवरी 2024 को पेश हुआ। मोदी सरकार के 10वें साल में 6 फरवरी को लोकसभा, 9 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए तो 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जा सकता है और वे बता सकते हैं कि इस बिल को पास कराने के बाद नोटिफाई करने में इतनी देरी क्यों हुई? तब क्यों हुई जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आ गया, रिजल्ट को लेकर लोग हंगामा करने लगे और 2 जून को नकल रोकने के कानून को लागू किया गया। फरवरी में जब यह कानून पास हुआ, उसी महीने यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई। यूपी का मामला राज्य का विषय है, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं। हमारा बस इतना कहना है, मंत्री जी बिल्कुल बात करें कि विपक्षी दलों की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन्हें यूपी, गुजरात और उत्तराखंड की भी बात करनी चाहिए, जहां बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुए हैं। प्रश्नकाल में विपक्ष कई सारे सवालों को लेकर आया था, मंत्री जी ने जवाब दिए, मगर कई सारे सवाल रह भी गए, जैसे कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किस तरह से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यह सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा और कांग्रेस के तमिलनाडु से सांसद बी मणिकम टैगोर ने। अखिलेश यादव ने पूछा कि जिन सेंटरों से 650 नंबर आए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। इन सब सवालों के जवाब नहीं मिले। चेन्नई उत्तर से डीएमके सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने पूछा कि क्या सरकार नीट को समाप्त करने की सोच रही है। मंत्री जी ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, देखना है कब चर्चा होती है और इन सवालों के जवाब मिलते हैं। प्रश्नकाल में जवाब संक्षेप में देने होते हैं, तो हो सकता है मंत्री को भी विस्तार से कहने का मौका ना मिला हो। Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, to uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money,
You can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का परीक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है, वे इसे फ्रॉड मानते हैं। जाहिर है इस पर सरकार को एतराज करना था। सरकार को इस बात की चिंता थी कि सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़े ना किए जाएं। स्पीकर ने भी कहा, लेकिन हमने अभी 2 दिन पहले देखा यूपीएससी में फ्रॉड करके नाम पता नंबर बदलकर पूजा खेड़कर परीक्षा देती रहीं, आईएएस बन गई। यही नहीं, खबरें छपी हैं कि 4 अन्य आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 जुलाई को कपिल दवे की रिपोर्ट है। पूजा खेड़कर के केस के बाद अब गुजरात कैडर के 4 आईएएस अफसर भी जांच के घेरे में हैं। इन्होंने नौकरी हासिल करते समय जो विकलांगता प्रमाण पत्र पेश किया वो संदेह के घेरे में है। सरकार इनके प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से एक वरिष्ठ अफसर है जो अभी खास पोस्टिंग पर है। यूपीएससी जैसी परीक्षा की साख दांव पर लगी है। सरकार नीट यूजी के बहाने एनटीए का बचाव कर रही है, जिसकी हालत क्या है इसे लेकर कई रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। इसलिए विपक्ष गलत नहीं कह रहा परीक्षा व्यवस्था को फ्रॉड बताकर या सवाल उठाकर। इससे संदेश दुनिया में कुछ भी जाए, क्या इस घटना से अच्छा संदेश जा रहा है कि फ्रॉड दस्तावेज से कोई आईएएस बन जाता है, ईडब्ल्यूएस कोटे में घोटाला हो रहा है, गलत सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, पेपर खरीदकर कोई डॉक्टर बन जा रहा है? इससे किसे संदेश दिया जा रहा है? अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर कि नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उससे जो सवाल उभरे हैं हम उसकी भी बात करेंगे। एक चीज देखने को मिल रही है, राजस्थान के सीकर के कई केंद्र देश भर में टॉप पर हैं और राजस्थान के ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एक मास्टरमाइंड भी यहां से गिरफ्तार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में जोधपुर के भी मेडिकल छात्र के शामिल होने और उसकी तलाशी की खबरें मिली हैं। इन खबरों को जोड़कर देखिए और एक सवाल कीजिए, अगर राजस्थान में सॉल्वर मास्टरमाइंड सक्रिय है तो क्या ये सब केवल बिहार के लिए हैं? इनका तंत्र राजस्थान में नहीं होगा? 8 जुलाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा पेपर लीक तो हुआ है मगर यह लीक चारों तरफ फैला है, इसे देखना होगा। दोबारा परीक्षा कराने के फैसले पर तभी पहुंचेंगे जब पूरी तरह से यह निर्धारित हो जाएगा कि पेपर लीक व्यापक था और 5 मई की परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हुआ।
22 जुलाई को चीफ जस्टिस ने कहा, आरोपी के बयान से संकेत मिलता है पेपर 4 मई को ही लीक हुआ, लेकिन अभी तक हमारे सामने जो कुछ आया है उससे ये नहीं लगता कि पेपर लीक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। पटना और हजारीबाग तक सीमित मामला लग रहा है। पेपर लीक का मामला बड़ा तो है ही, लेकिन इस प्रक्रिया में देखने को मिल रहा है कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कितनी सुधार की जरूरत है। कोर्ट में एनटीए ने माना कि हरियाणा के झज्जर में गलती से 3000 से ज्यादा छात्रों को गलत पेपर दिया गया। स्टेट बैंक में रखा पेपर दिया जाना था, उसके बजाय कैनरा बैंक में रखा पेपर बांट दिया गया। जब पता चला कि गलत पेपर बांटे गए हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश हुई। जिन छात्रों से परीक्षा के बीच में कैनरा बैंक वाले पेपर लेकर एसबीआई बैंक वाला पेपर दिया गया, उन्हें बाद में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया। यही तो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं कि सिस्टम में ही बहुत सारी कमियां हैं। 3000 छात्रों को गलत पेपर बटा, केवल गलती यहीं तक सीमित नहीं थी। जिन्हें गलत पेपर बटा उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस आधार पर किसी को पता नहीं। एनटीए ने माना है कि ग्रेस मार्क्स देने का फैसला गलत था, इसलिए वापस ले लिया गया। लेकिन ये तब क्यों माना? इसलिए माना कि लोगों ने सवाल उठाया और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सारा रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं कि एनटीए ने ऑल इंडिया रैंक नहीं दी है, सेंटर और शहर के हिसाब से ही रिजल्ट प्रकाशित किए हैं, एग्जाम सेंटर के सीरियल नंबर नहीं दिए। इनका एक सवाल अहम लगता है कि सीकर के 50 सेंटर में से केवल एक को छोड़कर सब में गैर सरकारी लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन स्कूलों के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचर परीक्षा करवा रहे थे। कोर्ट ने कहा, वकील नरेंद्र हुड्डा से कहा कि छात्र कई पेशेवर परीक्षाओं में जानबूझकर कुछ खास सेंटर चुनते हैं। एक धारणा सी बन जाती है कि उस सेंटर में मार्किंग नरमी से होती है। ये पूरी परीक्षा रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी समस्या है। किसी भी सेंटर में नरमी से मार्किंग क्यों होनी चाहिए और ये कैसे पता चल जाता है? क्या हम ठीक जानते हैं कि सीकर के केंद्रों में नरमी से कॉपी जांची गई? कहीं इसी नरमी के बहाने खेल तो नहीं हो गया? क्या सीकर के केंद्रों की कॉपी सीकर में ही चेक हुई? कई लोग फिलहाल रिजल्ट के विश्लेषण से यह बात निकलकर सामने ला रहे हैं कि पूरे देश में राजस्थान के 5 शहर टॉप पर हैं: सीकर, झुंझुनू, कोटा, बीकानेर, गंगानगर। क्या इन सभी शहरों में कोचिंग सेंटर कमाल कर रहे हैं? इसी से एक सवाल और निकल कर आता है, जहां कोचिंग सेंटर के गढ़ हैं वहां पर 50 केंद्र कैसे दिए जा सकते हैं? क्या एनटीए ने सीकर में 50 केंद्र कोचिंग सेंटर की सुविधा के लिए बनाए? यह सवाल विश्वसनीयता और पारदर्शिता का भी है, केवल पेपर लीक का नहीं। इधर सीकर ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। यहाँ के कोचिंग सेंटरों के आगे छात्रों के बोर्ड लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है, सीकर ही नहीं पूरे देश का टॉपर। 2023 में सीकर से 27 छात्र टॉप 1000 में आए, इस बार 55 हो गए हैं। क्या ऐसा कोचिंग केंद्रों की मेहनत के कारण हो रहा है? लेकिन सीकर के भी कोचिंग सेंटर वही हैं जो पटना में, दिल्ली में या दूसरे शहरों में इनके ब्रांच हैं। सीकर में परीक्षा के 50 केंद्र बनाए गए। यहाँ कुल 27,216 छात्र नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए और 4,297 को 600 से अधिक नंबर आए हैं। 2037 छात्रों को 650 और उससे अधिक नंबर आए हैं और 149 छात्रों को 700 से अधिक अंक आए। सीकर के टैगोर पीजी कॉलेज सेंटर पर 356 छात्रों ने परीक्षा दी। यहाँ से 43 छात्रों को 650 से अधिक नंबर आए हैं और 5 छात्रों को 700 से अधिक नंबर आए हैं। अगर आप ओवरऑल नंबर देखोगे तो सीकर में 49 आपके सेंटर्स थे, 49 सेंटर्स थे, जहाँ से 27,000 बच्चे एग्जाम पे बैठे थे।
स्कोर जो 700 से ऊपर आए थे वो 149 थे, 650 से जो ऊपर आए थे वो 2037 थे, and 600 above is 4297. If you look at the percentages, na, 149 and above, we are talking about 0.55% of the total that is there, 149 by whatever, and 7.5% people of people who appeared from Sikar got a score of 650 plus, and that's a very, very big number. And students who scored 600 plus is almost close to 16%. No, that also is a very, very big number, right? क्यों ये बड़ा नंबर है? क्योंकि ऑल इंडिया में ना अगर आप देखोगे तो 650 से ऊपर जो आप स्कोर देखोगे तो आपका स्ट्राइक रेट है 1.3%, क्योंकि 23 लाख बच्चे एग्जाम पे बैठे थे और 30,000 बच्चों को 650 प्लस मिला था। ये 30,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे ना आपको वेरी श्योरली पब्लिक मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा आपको। So from that perspective, this 650 plus is very, very important. And overall India में 23 लाख बच्चे बैठे थे और 30,000 बच्चों को 650 प्लस मिला था, पर सिकर में it is 7.5%. And that is why it is important, because these students are getting into a public medical college, right? The other thing that's important is, अगर आप देखोगे तो इसका conversion rate 7.48% है, whereas the all India strike rate is 1.3%. So Sikar has outperformed the national average by about 6 times, because all India का 1.3% है और Sikar का 7.48% है। तो very clearly, as I explained yesterday, Sikar is outperforming the national average by almost 6 times. एक और अध्ययन है जो रिजल्ट आया है, उसमें से हर 1000 छात्रों में से 6 छात्रों को 650 या उससे अधिक नंबर आए हैं। अब इसी हिसाब से देखिए सीकर के 50 सेंटर से कितने बच्चों को 650 नंबर आए हैं, तो पता चलेगा राष्ट्रीय औसत का 21 गुना ज़्यादा है। इस आधार पर अगर आप भारत के 50 टॉप सेंटरों की सूची बनाएंगे तो 39 सेंटर राजस्थान के हैं और इनमें से 37 केवल सीकर के। हरियाणा के 6 सेंटर ऐसे हैं जो सीकर और चूरू के 200 किलोमीटर के रेंज में है, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ से। सरकार अब भी इस राय पर कायम है, कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन कुछ सेंटर का प्रदर्शन इतना अच्छा कैसे हो सकता है? नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट कुछ सवाल पैदा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल की परीक्षा में वही सफल होने लायक हैं जो दूसरे शहरों में जाकर कोचिंग करने के लिए लाखों रुपए का खर्च उठा सकते हैं? इनमें से भी सारे अमीर तो नहीं होते। कईयों के माँ बाप कोचिंग कराने के लिए लोन लेते हैं, ज़मीन बेच देते हैं। देखना चाहिए कि कोचिंग सेंटरों के आसपास हजारों छात्रों की सफलता के अलावा जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, ऐसे कितने छात्र सफल हुए हैं। तमिलनाडु में नीट की परीक्षा शुरू होने के बाद मेडिकल एडमिशन में सामाजिक तौर पर पिछड़े समूहों पर पड़े प्रभाव की जांच के लिए जस्टिस A.K. राजन समिति बनाई गई। 2021 में इन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि 2016 में नीट परीक्षा के लागू होने के बाद राज्य में कोचिंग इंडस्ट्री का विस्तार हुआ है। 400 से ज़्यादा नीट कोचिंग सेंटर तमिलनाडु में खुल गए और इसका सालाना कारोबार 5,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। राजस्थान के बाकी शहर भी यही कहानी तो कहते हैं। अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे, फिर से हमने बताया था आपको, आपका एवरेज स्कोर 164 से ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। बट सिकर, जस्ट लुक एट इट, ये आपका डेटा है। देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज वन दिल्ली पब्लिक स्कूल इन रेवाड़ी हरियाणा विच हैड 406, बट सिकर आप देखोगे ना, and this by the way is a top 60 centers in the country with the highest average score. What is highest average score? जहां आपका टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकालेंगे, उनका हर एक का ऐड करके एवरेज निकालते हैं हम, ठीक है? तो ये टोटल एवरेज स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने टॉप 60 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, कितने सेंटर्स थे? 4,600 सेंटर्स थे ऑलमोस्ट। ऑफ द 4,600 सेंटर्स वी टुक द टॉप 60 सेंटर्स बेस्ड ऑन द एवरेज स्कोर। और अगर आप देखोगे तो सिकर के कितने आते हैं? Number 2 is Sikar, 3 is Sikar, 4 is Sikar, 5 is Sikar, 7 is Sikar, 8 is Sikar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये चलता ही रहता है। बीच में 8-10 सेंटर आ जाते हैं, पर पूरे आपको सिकर ही दिखेंगे। And that is what is the thing, that the overall average score of the students appearing in any center in Sikar is dramatically higher. आपको 164 is a very, very good average because you qualify, but इधर आप देखोगे तो almost everyone has got 400, 380, 390, 400 and all, but for one Rewari in Haryana, right? So
the simple thing is the performance of the students sitting in any Sikar center has been dramatically better, exceptionally better than what you have in any other center. So much so that about 41-42 centers of Sikar are in the top 60 in the country based on the average score. यही नहीं, तमिलनाडु की रिपोर्ट के अनुसार नीट परीक्षा के पहले मेडिकल एंट्रेंस देने वाले छात्रों में राज्य बोर्ड के 95% छात्र होते थे। नीट लागू होने के बाद 4 साल में ही इनकी संख्या घटकर 64 हो गई। सीबीएसई बोर्ड से आने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि राज्य बोर्ड के 95% नीट के लिए कोचिंग ले पाने में सक्षम नहीं है, इतने गरीब छात्र हैं। नीट परीक्षा के शुरू होने के बाद तमिलनाडु में मेडिकल में चयनित छात्रों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की संख्या घट गई है। लेकिन लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा इस बार SC/ST और ग्रामीण छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उनके इस दावे की जांच की जानी चाहिए। Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. 22 जुलाई की सुनवाई में भी परीक्षा रद्द करने के मामले में फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह सुनवाई जितनी लंबी खींचती जा रही है उतनी ही नीट परीक्षा की खामियां सामने आती जा रही हैं। आज कोर्ट में उस सवाल का मुद्दा भी उठा जिसमें उत्तर के 2 विकल्पों को सही मानकर एनटीए ने दोनों में पूरे अंक दिए थे। एक छात्र की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई कि जब सवाल का कोई एक सही विकल्प नहीं था तो ऐसे में सवाल निरस्त क्यों नहीं किया गया। इसके चलते 4 लाख से ज्यादा छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर IIT दिल्ली के निर्देशक से 3 विषयों के जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा है। इस कमेटी की राय 22 जुलाई की सुबह 12 बजे तक कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होगी। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनसे अपनी याचिका लिखित में ईमेल के जरिए जमा करवाने के लिए कहा है। यह सुनवाई जारी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।